नमस्कार, द रेवोल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री का 24वां चैप्टर गतिमान है और इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में चाहे भारत का राजनीतिक परिदृश्य हो या सामाजिक परिदृश्य हो, ये किस तरीके का रहा, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा हो रही थी। इस अध्याय से जुड़ा हुआ एक पार्ट मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा भी दिया है, तो सबसे पहले मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करा देना चाहता हूँ कि क्या-क्या चीज़ों पर हम चर्चा कर चुके हैं। हमने चर्चा की राष्ट्रीय विप्लव के 2 पहलुओं के विषय में और जब स्थितियाँ कहीं न कहीं सरकार के नियंत्रण से बाहर हो रही थी, तो फिर ब्रिटेन का जो रुख है, वो भारत के प्रति किस तरीके से बदला, उसका जो दृष्टिकोण है, उसमें परिवर्तन किस तरीके से आया, इसके बारे में हमने बात की। कांग्रेस के चुनाव अभियान के बारे में चर्चा की और आज़ाद हिंद फ़ौज पर जो मुकदमा चलाया गया और उस मुकदमे के बाद में 1945 और 1946 में विद्रोह की जो 3 अलग-अलग घटनाएँ होती हैं और इन घटनाओं के बाद समाज में जो एक संदेश जाता है लोगों के लिए और जो क्रांतिकारी विचारधारा थी वो मुखरता से ब्रिटिश सरकार के विरोध में निकल करके सामने आती है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं। इसके साथ-साथ जो चुनाव हुए थे, चुनावों में कांग्रेस और लीग का प्रदर्शन कैसा रहा था, इन सभी बातों के बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली। उससे आगे की चीज़ों को इस पार्ट में कवर करेंगे और इसी के साथ आपका जो 24वां अध्याय है, वो यहाँ से समाप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आज की क्लास की शुरुआत करेंगे हम किससे? कैबिनेट मिशन से। कैबिनेट मिशन में जानेंगे क्या-क्या उसके प्रोविजंस थे, किस-किस तरीके से ये आया और क्यों कैबिनेट मिशन को लाने की आवश्यकता सरकार को महसूस हुई। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं कि अंग्रेजों की भारत से जो वापसी थी, क्यों अपरिहार्य प्रतीत होने लगी थी? क्यों ये आवश्यक समझा जाने लगा था कि अब अंग्रेज ज़्यादा समय तक भारत में नहीं रहेंगे? उसके पीछे के कुछ रीज़न्स थे। इन रीज़न्स को देखते हैं। सरकार के विरोध में जो संघर्ष चल रहा था उसमें राष्ट्रवादियों को जो सफलता मिली थी या राष्ट्रवादियों की जो स्थिति थी वो लगातार मजबूत होती जा रही थी। यूरोपियों की जो सर्वोच्चता की भावना थी वो धीरे धीरे अब समाप्त हो रही थी और ये यूरोपियों की सर्वोच्चता की भावना का धीरे धीरे समाप्त होना इसके बारे में मैं कई अध्यायों में आपको बता चुका हूँ। सरकार की समझौतावादी और दमनकारी नीतियां, इनमें विरोधाभास अब लोगों को स्पष्ट रूप से दिखने लगा था। यानी एक तरफ सरकार ये बताने का प्रयास करती थी कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो भारत की प्रगति के लिए कर रहे हैं या भारत में जो भी स्थितियां चल रही हैं उन स्थितियों को सुधारने के लिए ही सरकार का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। तो एक तरफ सरकार ये कहती थी और दूसरी तरफ सरकार के फैसलों के विरुद्ध जो भी लोग आंदोलन करते थे या जो भी आवाज उठाने का प्रयास करता था तो उन पर दमनकारी नीतियां लागू कर दी जाती थी। तो दोनों स्थितियां सरकार की दिख रही थी। एक तरफ सरकार समझौता करना चाहती थी, एक तरफ लोगों पर दमनकारी और बर्बरता से उनके आंदोलनों का दमन किया जाता था। तो दोनों चीज़ जो थी वो कहीं न कहीं एक-दूसरे की क्या थी? विरोधाभासी स्थितियाँ थी। तो ये चीज़ जो थी वो लोगों को अब धीरे-धीरे समझ में आने लगी थी। संविधानवाद या कांग्रेस राज, इसने भारतीयों में जुझारूपन की प्रवृत्ति को बढ़ाने का काम किया और राष्ट्रवाद की जो भावना थी उसको प्रसार किया, तेज़ी से उसको लोगों के बीच में फैलाने का काम किया। इधर हम देख रहे हैं कि आज़ाद हिंद फ़ौज की बात करें और आज़ाद हिंद फ़ौज के अंतर्गत जो भी सिपाही थे, जिनको आप युद्धबंदी कह सकते हैं, उनके समर्थन में देश ने जिस एकता का परिचय दिया, 1945 और 46 में जो 3 घटनाएँ हुईं, तो उसमें इनके मुकदमा चलाए जाने के विरोध में स्थानीय स्तर पर जो छोटे-छोटे आंदोलन स्टार्ट हुए, उन्होंने किस तरीके से एक बड़ा रूप ले लिया और इनके समर्थन में पूरे देश के अलग-अलग भागों में जो है आंदोलन होने लगे। तो ये चीज़ सरकार को कहीं न कहीं देखी कि सब जो स्थिति थी भारत की सामाजिक स्थिति वो पहले जैसी नहीं है, लोग अब जागरूक हो चुके हैं और अब यहाँ से जो ब्रिटिश शासन है वो बहुत ज़्यादा समय तक यहाँ पर टिक नहीं पाएगा, तो सरकार जो है कहीं न कहीं सख्ते में आ गई इन चीज़ों को देखते हुए। अंतरिम शासन व्यवस्था के संचालन के लिए सरकार के पास दक्ष अधिकारियों का अभाव भी कहीं न कहीं अ, भारत से ब्रिटेन के जाने के पीछे एक प्रमुख रीज़न के तौर पे देखा जा सकता है। अब क्योंकि हम कैबिनेट मिशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैबिनेट मिशन की पूर्व संध्या पर कांग्रेस ने ये डिमांड की कि वो एकीकृत केंद्र में ही सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को स्वीकार करेगी। मतलब कांग्रेस का स्पष्ट रूप से ये मानना था कि वो भारत का विभाजन स्वीकार नहीं करेगी। एक मजबूत संघ का जो है एक निर्माण किया जाए, मजबूत संघ को बनाया जाए और मजबूत संघ के साथ ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा सत्ता का हस्तांतरण भारतीयों को किया जाए। ये कांग्रेस की डिमांड थी। 15 मार्च 1946 को क्लीमेंट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ठीक है, इसने कहा कि अल्पसंख्यकों की मांगें विचारणीय हैं, लेकिन उन्हें बहुसंख्यकों के हितों की उपेक्षा करके पूरा नहीं किया जा सकता। इस स्टेटमेंट से आप ये समझ सकते हैं कि ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली यहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस के फेवर में था। मतलब एक तरफ जो लीग थी, जो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, मुसलमानों की एक रिप्रेजेंटेटिव संस्था थी, तो उसकी मांग थी कि
पाकिस्तान का निर्माण किया जाए, एक अलग राष्ट्र जो है हमको दिया जाए। लेकिन क्लीमेंट एटली यहाँ पे क्या कहता है 15 मार्च 1946 को कि अल्पसंख्यकों की मांगें विचारणीय हैं। यानी ऐसा नहीं है कि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जो बहुसंख्यक वर्ग है यानी जो मैक्सिमम हिंदू पॉपुलेशन है भारत में, उनके हितों की उपेक्षा करके भी हम अल्पसंख्यकों की मांगों पर विचार नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं क्लीमेंट एटली ने जो द्विराष्ट्र सिद्धांत था या दूसरे राष्ट्र की अवधारणा के बारे में जो बातें निकल करके आ रही थी उसका खंडन किया। कैबिनेट मिशन आता है 24 मार्च 1946 को, ये दिल्ली पहुंचता है। कई दौर की वार्ता होती है और कई दौर की वार्ता के बाद भी एकता के मुद्दे पर या विभाजन के मुद्दे पर कहीं न कहीं कांग्रेस और मुस्लिम लीग में कोई भी समझौता नहीं हो पाता है, कोई सहमति नहीं हो पाती है। क्योंकि कांग्रेस क्या चाह रही थी? एकीकृत केंद्र चाह रही थी, एक ही राष्ट्र के बारे में बात हो रही थी, विभाजन को यहाँ कहीं न कहीं उनके द्वारा जो है सहमति नहीं दी जा रही थी। और लीग जो थी वो अलग राष्ट्र निर्माण पर या पाकिस्तान के निर्माण के ऊपर डटी हुई थी। तो कई वार्ताएं हुई, कई बैठकें हुई, उन बैठकों के बाद भी कोई आम सहमति नहीं बन सकी। मई 1946 में फिर मिशन ने अपनी ओर से यानी कैबिनेट मिशन जो आया था उस मिशन ने अपनी ओर से, क्योंकि वो दोनों की जो बातें थी वो एक दूसरे के साथ में मैच नहीं कर पा रही थी, तो मिशन ने अपनी तरफ से एक योजना की प्रस्तुति कर दी। अब उस योजना में क्या क्या चीजें थी वो यहाँ से हम देख लेते हैं। उससे पहले थोड़ा-सा आप ये जान लीजिए कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन-कौन से थे। तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस उस समय भारत सचिव थे, स्टैफर्ड क्रिप्स जो थे वो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। ठीक है? ये 3 सदस्य थे इस कैबिनेट मिशन में। और इस कैबिनेट मिशन योजना के जो प्रमुख बिंदु हैं, क्या-क्या इन्होंने अनुशंसाएँ की, उनके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना ने पूर्ण पाकिस्तान के गठन की मांग को अस्वीकृत कर दिया और जैसा कि आपने क्लीमेंट एटली के वक्तव्य में इसके बारे में देखा भी था, वहां पर स्पष्ट रूप से नजर आता कि क्लीमेंट एटली नहीं चाहता था कि भारत का विभाजन हो। तो अस्वीकृत इसलिए कर दिया गया क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रशासनिक समस्याएं आड़े आ रही थी, आर्थिक समस्याएं थी, सांप्रदायिक समस्याएं थी, तो इनको देखते हुए पूर्ण पाकिस्तान के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। प्रांतीय विधानमंडलों का 3 समूहों में विभाजन किया गया और इसके साथ साथ कार्यपालिका हो, व्यवस्थापिका हो, इसका एक त्रिस्तरीय विभाजन किया गया, केंद्र, प्रांत और समूह के रूप में। संविधान सभा के निर्वाचन की बात की गई और ये कहा गया कि संविधान सभा का जो निर्वाचन होगा वो प्रांत की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है? और जो संविधान सभा बनाई जानी थी उसमें जो प्रस्तावित सदस्यों की संख्या रखी गई वो 389 रखी गई और इस 389 में से 292 जो सदस्य थे वो भारतीय प्रांतों से चुने जाने थे, 4 सदस्य जो थे वो मुख्य आयुक्तों के राज्यों से चुने जाने थे और 93 सदस्य जो थे वो देसी रियासतों से आ रहे थे। ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों को मिला करके एक भारतीय परिसंघ बनाने की परिकल्पना की बात जो है वो इस कैबिनेट मिशन में की गई। हर प्रांत को अलग अलग कार्यपालिका और विधायिका के साथ समूह बनाने का अधिकार होगा, यानी प्रांतों को क्या दे दी गई? स्वायत्तता दे दी गई। देसी रियासतें उत्तराधिकारी सरकार या ब्रिटिश सरकार से समझौता करने के लिए स्वतंत्र हैं और संविधान सभा के द्वारा एक अंतरिम सरकार के गठन की बात जो है इस कैबिनेट मिशन योजना में की गई। इसके बाद आगे देखते हैं। इस कैबिनेट मिशन योजना की जो व्याख्या की गई वो चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे लीग की बात करें, दोनों ने अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या की। जो समूहीकरण की बात कैबिनेट मिशन योजना में की गई थी उसके बारे में कांग्रेस ने तर्क दिया कि जो समूहीकरण की बात की गई है वो वैकल्पिक है, जबकि लीग ने ये कहा कि समूहीकरण की बात जो की गई है वो अनिवार्य है। और जो कैबिनेट मिशन था इसने लीग के मसले को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने का यहाँ पे निश्चय किया। स्वीकार्यता की बात करते हैं। 6 जून को मुस्लिम लीग के द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया और 24 जून 1946 को कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना को दीर्घ अवधि के प्रस्तावों को जो है यहाँ पे स्वीकार कर लिया। यानी जो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो भी बातें थीं या जो भी उसमें प्रपोजल दिए गए थे उनको मुस्लिम लीग ने कब स्वीकृत किया? 6 जून 1946 को। और कांग्रेस के द्वारा इसे 24 जून 1946 को स्वीकृत किया गया। फिर इसके बाद में जुलाई 1946 में चुनाव कराए जाते हैं। चुनाव संपन्न होते हैं सर, उसके बाद 10 जुलाई 1946 को नेहरू का वक्तव्य होता है और नेहरू कहते हैं कि वे समूहीकरण से असहमत हैं। 29 जुलाई 1940 को लीग ने योजना से अपना समर्थन वापस ले लिया गया। तो ये जो बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है नेहरू के वक्तव्य में, और ऊपर भी आपने देखा कि जो समूहीकरण की बात की जा रही है, समूहीकरण में कांग्रेस ने ये तर्क दिया था कि समूहीकरण वैकल्पिक है और लीग ने ये तर्क दिया था कि समूहीकरण अनिवार्य है। और इधर आगे चल करके जो कैबिनेट मिशन था उसने भी लीग की तरफ जाने का निश्चय किया। और फिर 10 जुलाई 1946 को नेहरू ने ये भाषण दिया कि समूहीकरण से वे असहमत हैं, यानी दो राष्ट्र नहीं बन सकते। तो ये बात जब की गई नेहरू के द्वारा तो कहीं न कहीं मुस्लिम लीग ने योजना से अपना जो समर्थन था उसे वापस ले लिया और इसके विरोध में
16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा जो है मुस्लिम लीग के द्वारा कर दी जाती है। ये सब चल रहा था घटनाक्रम और इसके बावजूद 2 सितंबर 1946 को नेहरू और उनके सहयोगियों की वायसराय के काउंसिल के सदस्यों के रूप में शपथ ली जाती है। यानी सरकार बनाने का जो प्रोसेस है, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसमें लीग जो होती है, वो अनुपस्थित रहती है। लीग सम्मिलित नहीं हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक में। और इस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थाई सदस्य के रूप में चुना जाता है। संविधान सभा के अस्थाई सदस्य बनाए जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। और इनका नाम जो है किसने आह्वान किया था, तो वो जेबी कृपलानी थे। उनके कहने के आधार पर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया जाता है। फिर इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1940 को राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। इनका विरोध जो है संविधान सभा में किसी ने नहीं किया था। निर्विरोध रूप से ये निर्वाचित किए गए थे। संविधान सभा के 12 सत्र हुए। सत्र बोल सकते हैं, बैठक बोल सकते हैं। संविधान सभा की 12 बैठकें हुईं और जिनमें अंतिम बैठक जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। मुस्लिम लीग के द्वारा इस संविधान सभा का विरोध किया गया था और यहीं से पाकिस्तान की मांग और तेज होने लग जाती है। जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, यहाँ से भी कभी-कभी प्रश्न बन जाते हैं। तो इसमें देखिए किस व्यक्ति को कौन-सा विभाग दिया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू के पास में विदेश मामले, कॉमनवेल्थ संबंध, ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे थे, ये जवाहरलाल नेहरू के पास थे। और गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की बात करें तो ये वल्लभ भाई पटेल के पास था। रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह के पास था। उद्योग और आपूर्ति से जुड़ा हुए मामले ये जॉन मथाई को दिए गए। शिक्षा मंत्री बने राजगोपालाचारी। निर्माण और खनन और ऊर्जा से जुड़े हुए मामले सी.एच. भाभा को दिए गए। कृषि और खाद्य मंत्री बने थे राजेंद्र प्रसाद जी। श्रम मंत्री जगजीवन राम को बनाया गया। रेलवे मंत्री आसफ अली को बनाया गया। और यहाँ से देखते हैं हम, ये जो आपके 5 नाम आपको नजर आ रहे हैं, लियाकत अली खान, इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीकर, अब्दुल रब नश्तर, गजनफर अली खान और जोगेंद्रनाथ मंडल, ये सभी लोग मुस्लिम लीग से संबंधित थे। ठीक है, मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। ये सभी लोग जो थे, ये मुस्लिम लीग से संबंधित थे। इनको भी जो है कुछ डिपार्टमेंट दिए गए, जैसे वित्त मंत्रालय लियाकत अली खान को मिला, इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीकर को वाणिज्य मंत्रालय मिला, अब्दुल रब नश्तर को संचार मंत्री बनाया गया, स्वास्थ्य मंत्री बने गजनफर अली खान और कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल को बनाया गया। तो ये अंतरिम सरकार के कुछ मंत्री थे। अब यहाँ से देखते हैं भारत में सांप्रदायिकता का जन्म और विकास। तो भारत में सांप्रदायिकता जन्म कैसे हुआ, किस तरीके से आगे इसका विकास हुआ, और ये विकास जो है वो कहीं न कहीं अंतिम रूप से या अंतिम परिणाम के रूप में द्विराष्ट्र सिद्धांत के रूप में सामने निकल कर के आ गया। तो इसकी पूरी की पूरी टाइमलाइन देखेंगे यहाँ पे, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि सांप्रदायिकता है क्या? सांप्रदायिकता को किस तरीके से परिभाषित किया जाता है और इसका जन्म और विकास यात्रा किस तरीके की रही? तो भारत में सांप्रदायिकता के जन्म और विकास के संबंध में बात करें तो इसको हम 3 पार्ट्स में यहाँ पे स्टडी करेंगे। पहले पार्ट में हम जानेंगे कि भारतीय सांप्रदायिकता की विशिष्टताएं क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, सांप्रदायिकता का विकास के जो कारण हैं वो क्या रहे, किस तरीके से इसका विकास हुआ, और फिर इसके अंतिम परिणाम के रूप में जो द्विराष्ट्र सिद्धांत निकल करके आया, वो कैसे उसका जन्म हुआ। इन 3 पार्ट्स में हम सांप्रदायिकता को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि भारत में सांप्रदायिक विचारधारा के 3 मुख्य चरण कौन से हैं। तो 3 मुख्य चरण या 3 प्रकार हम देख सकते हैं। एक होती है सांप्रदायिक राष्ट्रवाद की भावना, एक होती है उदारवादी सांप्रदायिकता और तीसरी होती है चरम या उग्रवादी सांप्रदायिकता। ये तीनों अलग-अलग क्या होती हैं? सांप्रदायिक राष्ट्रवाद उसको कहते हैं जब समान समूह या धार्मिक समुदाय के सभी लोगों के हित जो होते हैं वो समान होते हैं, तो उसको सांप्रदायिक राष्ट्रवाद की संज्ञा दे दी जाती है। वहीं उदारवादी सांप्रदायिकता की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि एक धर्म के लोग हैं और उनके जो भी हित हैं, उनके जो भी सांसारिक हित हैं, वो एक दूसरे धर्म के लोगों के हितों से अलग-अलग होते हैं। यानी एक धर्म के जो सामाजिक हित हैं, उनकी परिभाषा के आधार पर वे अलग हैं और दूसरे धर्म के लोगों के जो सांसारिक हित हैं, वे अलग हैं। यानी दोनों धर्मों के लोगों के जो सामाजिक हित होते हैं, सांसारिक हित होते हैं, वो एक दूसरे से अलग होते हैं। और चरम या उग्रवादी सांप्रदायिकता के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं? इसमें विभिन्न धर्मों या समुदायों के हितों का एक दूसरे का विरोधी होना। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये जो उदारवादी सांप्रदायिकता है, यहाँ पर एक दूसरे के जो सांसारिक हित हैं या सामाजिक हित हैं, वे एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, अलग हैं। वो अपने अपने ढंग से अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जब बात करते हैं हम चरम उग्रवादी सांप्रदायिकता के बारे में, तो यहाँ पर हित तो भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न होने के साथ साथ विभिन्न धर्मों या समुदायों के जो हित होते हैं वो एक दूसरे के विरोधी भी होते हैं। यानी वे एक साथ नहीं रह सकते। उन धर्मों का सह अस्तित्व जो है वो एक साथ स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यानी वहाँ कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ का खंडन एक दूसरे के द्वारा किया जाएगा, एक दूसरे की चीज़ों का विरोध किया जाएगा। तो ये उग्रवादी सांप्रदायिकता के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ पर भी भिन्न है, हित भिन्न है, लेकिन ये यहाँ पर एक दूसरे की जो भी चीज़ें हैं उनका विरोध नहीं करेंगे। यानी ये साथ में रह सकते हैं, साथ में
रुक सकते हैं, साथ में अपना जो भी सामाजिक क्रियाकलाप है उनको कर सकते हैं, तो ये उदारवादी सांप्रदायिकता होती है, ठीक है? सांप्रदायिकता की परिभाषा क्या है? सांप्रदायिकता से तात्पर्य उस संकीर्ण मनोवृत्ति से, मतलब एक संकुचित मानसिकता है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पे पूरे समाज या राष्ट्र के जो भी व्यापक हित हैं उनके विरुद्ध केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रमोट करने का काम करती है और उनके संरक्षण को देने की भावना को महत्व देती है। यानी यहाँ पर देश का विकास किस तरीके से होगा इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता। देश के हित किस चीज में है इसकी उपेक्षा कर दी जाती है और सिर्फ अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रमोट करने की बात यहाँ पे की जाती है। इसी चीज को हम सांप्रदायिकता का नाम दे देते हैं। भारत में सांप्रदायिकता के विकास के कारण क्या हैं? तो इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और इसमें आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि आप स्टार्टिंग से मॉडर्न हिस्ट्री मेरे साथ में पढ़ते चले आ रहे हैं, तो वे सभी कारण यहाँ पर आप पहले के अध्यायों में देख चुके हैं। तो सामाजिक आर्थिक कारणों की बात करें जिनकी वजह से सांप्रदायिकता का जन्म हुआ, तो देखिए हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों में एक बुर्जुआ वर्ग का उदय होता है। बुर्जुआ वर्ग यहाँ पे आप किसको कहेंगे? इस शब्द को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। बुर्जुआ क्या है? बुर्जुआ जो शब्द है ये एक तरीके से मिडिल क्लास को यहाँ पर अ, सांकेतिक रूप से प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है? इसको आप मिडिल क्लास वर्ग कह सकते हैं, व्यावसायिक वर्ग कहते हैं, कह सकते हैं जो कहीं न कहीं शारीरिक श्रम नहीं करता है, यानी इसकी स्थिति थोड़ी-सी ठीक है, इसकी कंडीशन समाज में ठीक-ठाक है, ये दूसरे लोगों से काम करवाता है, इसके पास थोड़ा ठीक-ठाक पैसा है और ये व्यवसाय और उद्योगों में लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं बुर्जुआ वर्ग। तो हिंदू और मुस्लिम चाहे दोनों संप्रदायों की बात करें, उसमें एक मिडिल क्लास वर्ग का उदय होता है। इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है अगर आपने स्टार्टिंग से चीज़ों को देखा होगा तो। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों में एक बुर्जुआ वर्ग या व्यावसायिक वर्ग का उदय होता है और इस उदय के बाद में व्यवसाय और उद्योगों में एक दूसरे से क्या होती है? प्रतिद्वंदिता होती है, कंपटीशन होता है और यहाँ कहीं न कहीं एक दूसरे के संप्रदायों के आधार पर दोनों ही लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। बुर्जुआ वर्ग जो है चाहे वो हिंदू-मुस्लिम हिंदू संप्रदाय से संबंधित हो या मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित हो, दोनों ही आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे जब भी बढ़ना चाहते हैं एक ही चीज़ को लेकर के तो वहाँ पर दोनों के हितों का टकराव होगा। तो यहाँ से जो है एक पहला रीज़न ये हो जाता है। इसके अलावा भारत का आर्थिक रूप से पिछड़ा होना, मुस्लिमों में आधुनिक राजनीतिक चेतना के विकास की प्रक्रिया हिंदुओं के सापेक्ष थोड़ी-सी धीमी होना, ठीक है? क्योंकि स्टार्टिंग से ही हमने देखा है कि मुस्लिम संप्रदाय में जो प्रतिक्रियावादी कारक थे, वे बिल्कुल प्रबल रूप से हावी रहे थे समाज के ऊपर और कहीं न कहीं जो एक शैक्षिक रूप से विकसित होने की प्रक्रिया है या राजनीतिक रूप से जागरूक होने की प्रक्रिया है, वो जब हम पढ़ते हैं धार्मिक सुधार आंदोलनों के विषय में, जब सर सैयद अहमद खां कहीं न कहीं एजुकेशन के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो वहाँ से थोड़ा-सा इनका विकास जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है? तो मुस्लिमों में आधुनिक राजनीतिक चेतना के विकास की जो प्रक्रिया है वो हिंदुओं के सापेक्ष थोड़ी-सी धीमी होती है। ये जो है सामाजिक आर्थिक कारणों के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। इसके अलावा सांप्रदायिकता के विकास में सबसे ज़्यादा जो योगदान दिया, वो दिया अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति ने, ठीक है? इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये आप पिछली चीज़ों से आसानी से रिलेट कर सकते हैं। भारतीय इतिहास लेखन द्वारा सांप्रदायिकता को भी बढ़ावा दिया गया, ठीक है? इतिहास लेखन के द्वारा भी ये जो सांप्रदायिकता का एक जो विचारधारा है, ये बढ़ी और ये कैसे बढ़ी कि स्टार्टिंग में अंग्रेजी इतिहासकार थे, उन्होंने भारतीय इतिहास की व्याख्या सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही की। उन्होंने जो इतिहास लिखा, उसका मूल उद्देश्य ही था कि भारत को तोड़ा जाए, भारत में जो सामाजिक एकता है, सभी धर्मों के लोग जो हैं एक-दूसरे के साथ में मिल-जुल करके रहते हैं, इसको कहीं न कहीं ब्रेक किया जाए और उन्होंने इतिहास का लेखन इसी तरीके से किया। और उसके बाद में जो बचा-कुचा काम किया वो भारतीय इतिहासकारों ने कर दिया। भारतीय इतिहासकारों ने इन्हीं को फॉलो करते हुए, जैसे हम प्राचीन भारत की बात करें और मध्यकालीन भारत की बात करें, तो प्राचीन भारत को इन्होंने हिंदू काल की संज्ञा दे दी और मध्यकालीन भारत को इन्होंने मुस्लिम काल की संज्ञा दे दी, ठीक है? क्योंकि मध्यकाल में आप देखते हैं मुगलों-वुगलों का शासन रहता है, तो उसको दे दिए पूरी तरीके से मुस्लिम काल था। लेकिन वहाँ पर भी आप देखते हैं तो सामाजिक अगर जैसे हम ढांचे को देखें, तो सामाजिक ढांचे में भी हम देखते हैं कि हिंदू-मुस्लिम जो एक समाज में रहते थे, वो भी मिल-जुल करके रहते थे। इसके बाद देखते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का पार्श्व प्रभाव जो है सांप्रदायिकता के विकास को किस तरीके से प्रतिबिंबित करता है। सुधार आंदोलनों का अपने अपने समुदायों तक ही सीमित रहना, ये एक प्रमुख कारण था। जो भी सुधार आंदोलन चलाए गए थे, वो देखिए आपने मुस्लिम पक्ष के द्वारा कोई आंदोलन चलाया जा रहा है या मुस्लिम किसी नेता के द्वारा कोई आंदोलन चलाया जा रहा है, तो वो सिर्फ अपने धर्म की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से हिंदुओं में से किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा कोई आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन या फिर धर्म शुद्धि आंदोलन चलाया जा रहा है, तो वो सिर्फ अपने धर्म की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी लोग जो है एक दूसरे से अलग हुए। सुधार आंदोलनों को एक ही धर्म के द्वारा दूसरे धर्म का अपमान करना समझा गया। हिंदुओं ने जो आंदोलन चलाया, उन्होंने कहीं न कहीं इस मेंटालिटी को लेकर के आंदोलन चलाया कि वो जैसे धर्म शुद्धि आंदोलन चला रहे हैं, तो वहाँ पर मुसलमानों से थोड़ी-सी नेगेटिविटी यहाँ पे मुसलमानों में बढ़ती है। ऐसे ही मुसलमानों के द्वारा कोई आंदोलन चलाया गया, तो हिंदुओं में थोड़ी-सी नेगेटिविटी उनको देख कर के बढ़ती है। तो ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे। ये एक तरीके से ठीक थे, लेकिन इसमें अपने-अपने धर्म को ही वरीयता दी गई। इस वजह से हिंदू-मुस्लिम जो एक कह सकते हैं गैप था, वो यहाँ से बनना स्टार्ट हो गया।
उग्र राष्ट्रवाद का पार्श्व प्रभाव भी सांप्रदायिकता के विकास का एक प्रमुख कारक माना जाता है। जैसे आपने देखा था, उग्र राष्ट्रवाद का जो काल चल रहा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों के अंतर्गत, उसमें गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, गोहत्या के विरुद्ध अभियान, ये सारे चलाए गए। ये एक विशेष धर्म से संबंधित थे। आंदोलनों के आह्वान में धार्मिक प्रतीकों और नारों का समावेश किया गया। जब भी किसी आंदोलन का आह्वान किया जाता था, तो उसमें जैसे जैसे हिंदू जो भी भगवान हैं, उनके नारों के साथ में, उनके उद्घोष के साथ में उसको चलाया जा रहा है। तो इससे कहीं न कहीं मुस्लिमों में एक तीखी प्रतिक्रिया इस चीज़ की देखने को मिली। शिवाजी और महाराणा प्रताप के क्रमशः औरंगजेब और अकबर के विरुद्ध संघर्ष को धार्मिक संघर्ष के रूप में महिमा मंडित किया गया। यानी शिवाजी किसके समकालीन थे? ये औरंगजेब के समकालीन थे। महाराणा प्रताप किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। तो शिवाजी का जो औरंगजेब के साथ में एक तनातनी रही, और महाराणा प्रताप की अकबर के साथ में जो भी घटनाक्रम रहा या युद्ध रहे, उनको धार्मिक संघर्ष का नाम दे दिया गया। ठीक है? शिवाजी हिंदू थे, औरंगजेब मुस्लिम था, तो इसको हिंदू-मुस्लिम संघर्ष के रूप में महिमा मंडित किया गया। इसी तरीके से महाराणा प्रताप और अकबर के संघर्ष को भी हिंदू-मुस्लिम संघर्ष के रूप में महिमा मंडित किया गया, और इससे कहीं न कहीं समाज में हिंदू-मुस्लिम जो गैप था, वो थोड़ा-सा बढ़ा। बहुसंख्यक समुदाय की सांप्रदायिक प्रतिक्रिया, जैसे हिंदू महासभा जिसकी स्थापना 1915 में हुई, और आरएसएस जो 1925 में बनी, इन संगठनों के द्वारा हिंदू राष्ट्रवाद और हिंदू हितों की वकालत की गई। द्विराष्ट्र सिद्धांत का जन्म। भारत में जब भी हम सांप्रदायिकता के विकास की बात करते हैं, तो उसका जो सांप्रदायिकता के विकास का जो अंतिम पहलू निकल कर के सामने आता है, या उसका परिणाम निकल कर के आता है, वो भारत के विभाजन के रूप में निकल कर के सामने आता है। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत कब दिया गया, या किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा को प्रतिपादित किया, ये तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन पूरी टाइमलाइन एक बार देख लेते हैं। हालांकि इन चीज़ों के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, तो मैं पूरी टाइमलाइन यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से शुरुआत हुई और कहाँ पे जाके अंत हो गया। 1887 ब्रिटिश सरकार के द्वारा सर सैयद अहमद खां और राजा शिव प्रसाद को कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम शिष्टमंडल, जिसको शिमला शिष्टमंडल के नाम से भी जाना जाता है, इस शिष्टमंडल ने वायसराय मिंटो से मुलाकात की, और मिंटो ने कहीं न कहीं मुसलमानों को रियायत देने का यहाँ पर फैसला किया। 1907 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा प्रकट करना और मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस से अलग रखना जिसका उद्देश्य था। और इसी के परिणाम स्वरूप धीरे-धीरे मुसलमानों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना स्टार्ट किया, और फिर 1909 में आ जाते हैं आपके मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार से पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो जाती है। मुसलमानों को अलग से जो है प्रतिनिधित्व देने की बात यहाँ पे की गई थी। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि धीरे-धीरे जो अलगाव की भावना है दोनों के बीच में, गैप की भावना है, वो धीरे-धीरे यहाँ से बढ़ती चली जा रही थी। बीएन मुखर्जी और लाल चंद्र के द्वारा पंजाब हिंदू सभा की स्थापना की गई 1909 में। इसके बाद में 1915 में आते हैं, अखिल भारतीय हिंदू सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कासिम बाजार के महाराज की अध्यक्षता में की गई। 1916 में कांग्रेस ने लीग की पृथक निर्वाचन मंडल और सीटों के आरक्षण संबंधी मांग जो है इसको मान लिया। 1920 में आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में, और संगठन आंदोलन भी चलाया गया, और मुसलमानों ने इसके विरोध में तंजीम और तबलीग आंदोलन चलाए। प्रारंभ में कांग्रेस के साथ में प्रशंसनीय रूप से सहयोग करने वाले जो अली बंधु थे, उन्होंने कांग्रेस पर हिंदू हितों की रक्षा और हिंदू सरकार स्थापित करने की चेष्टा करने का आरोप भी लगाया। 1928 में कलकत्ता के सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट का मुस्लिम संप्रदायवादी एवं सिख लीग ने विरोध किया। जिन्ना ने तो नेहरू रिपोर्ट को हिंदुओं का दस्तावेज तक भी कह दिया था। 1930 से लेकर के 34 तक कांग्रेस द्वारा 2 सम्मेलनों का बहिष्कार करने के बावजूद संप्रदायवादियों ने तीनों सम्मेलनों में शिरकत ली। मतलब मतैक्यता यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मतैक्यता जो थी वो बिल्कुल अलग होती चली जा रही थी। दोनों की जो उद्देश्य थे वे अलग होते चले जा रहे थे। 1930 में क्या हुआ, रहमत अली ने प्रथम मुस्लिम राष्ट्र की अवधारणा प्रतिपादित की, और बाद में कवि इकबाल के द्वारा इसका और प्रचार प्रसार किया गया। 1937 के प्रांतीय चुनावों में निराशाजनक प्रदर्शन करने के बाद मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिकता के मुद्दे को और तीव्र करने का निश्चय लिया। 1937 से 39 तक हम देखते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने समझौते की सभी संभावनाओं को समाप्त कर दिया। कांग्रेस को हिंदू संगठन इन्होंने कहा, और लीग को मुसलमानों की मुख्य प्रतिनिधि संस्था यहाँ पर घोषित किया। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन हुआ, उसमें पाकिस्तान प्रस्ताव अंततः पारित कर दिया गया। सरकार ने सभी अल्पसंख्यकों को भरोसा दिलाया कि वे किसी भी ऐसी सरकार को मान्यता नहीं देगी जिसमें देश के सभी महत्वपूर्ण संप्रदायों का प्रतिनिधित्व न हो। एक प्रकार से उसने मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांत को अपनी मौन स्वीकृति यहाँ पे दे दी, और इसके फलस्वरूप भारत का विभाजन हो गया, और भारत से पाकिस्तान अलग हो गया, और जो एक ही राष्ट्र कभी हुआ करता था,
वो कहीं न कहीं 2 अलग-अलग राष्ट्रों में विभाजित हो गया, ठीक है? तो ये हुआ आज का सेशन, 24वाँ अध्याय आपका समाप्त हो चुका है। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ में शेयर करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।